नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर बलौदाबाजार से है, जहां पुलिस महानिदेशक आईजी अमरीश मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर बलौदाबाजार जिला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध नियंत्रण और साल भर की पुलिस कार्रवाई की समीक्षा बैठक भी की। आपको बता दें, आईजी अमरीश मिश्रा ने पुलिस विवेचना अधिकारियों से कहा कि लंबित प्रकरण जिला बदर और बदमाशों पर कार्रवाई तत्काल की जाए। छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं देने पर ऐसी घटनाएं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। जिले के सभी पुलिस अधिकारी बैठक में शामिल हुए। वहीं आपको बता दें, आगामी गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा पर्व, लगातार त्योहारों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विभिन्न गांव में अवैध शराब बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भी उन्होंने सभी मुद्दों पर कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए। तो आपको बता दें, आईजी अमरीश मिश्रा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं बलौदाबाजार, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और त्योहार से संबंधित कई दिशा निर्देश जो है उनके द्वारा दिया गया है। यातायात नियमों का पालन करने के भी निर्देश दिए गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें, अब रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि रेलवे ने मोबाइल यूटीएस टिकटिंग सेवा की शुरुआत की है, जिससे जनरल और लोकल ट्रेन के टिकट अब मोबाइल के माध्यम से आसानी से उपलब्ध होंगे। आपको बता दें, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि इस नई सुविधा के तहत टीटीई यानी ट्रेन टिकट एग्जामिनर मोबाइल यूटीएस मशीन लेकर स्टेशन के एंट्री गेट के बाहर तैनात रहेंगे। टिकट मांगने पर यात्री को 1 से 3 मिनट में टिकट मिल जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि टिकट लेने की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। फिलहाल रेलवे ने 5 यूटीएस मशीनें मंगवाई हैं, जिन्हें स्टेशन के व्यस्त समय में उपयोग में लाया जाएगा। हालांकि ये सेवा प्लेटफॉर्म के अंदर लागू नहीं होगी, बल्कि केवल स्टेशन परिसर के बाहर ही टीटीई द्वारा टिकट दिया जाएगा। आपको बता दें, रायपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत 19 जोड़ी लोकल ट्रेनें संचालित हो रही हैं, जो रायपुर, अभनपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के बीच चलती हैं। वर्तमान में रायपुर स्टेशन पर प्रतिदिन 4000 से 5000 अनारक्षित टिकट की बुकिंग होती है, खासकर सुबह और शाम के समय। यात्रियों को टिकट लेने में 10 मिनट से ज्यादा का समय लग जाता है। मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग होने के कारण भी रायपुर स्टेशन पर जनरल टिकट के लिए भारी भीड़ रहती है। ऐसे में मोबाइल यूटीएस सेवा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि यात्री इस सेवा का अधिक से अधिक लाभ उठाए, ताकि स्टेशन पर भीड़ कम हो जाए और यात्रा का अनुभव जो है वो बेहतर हो। भविष्य में इस सेवा को और विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। तो आपको बता दें, रायपुर में ट्रेन यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा के लिए रेलवे ने 5 यूटीएस मशीनें मंगवाई हैं। 19 जोड़ी लोकल ट्रेनें जो हैं वो संचालित होती हैं, और ये बड़ी उपलब्धि जो है यात्रियों के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि लंबी कतार में लाइन लगना पड़ता था। यात्रियों को टिकट लेने में उन्हें समय लगता था। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अनिल पुस्तकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से यात्रियों को लंबी कतारों में लगना पड़ता था, लंबे समय तक उन्हें टिकट के लिए वेट करना पड़ता था, अब ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या कुछ ऐलान किया गया है रायपुर सरकार की तरफ से? छत्तीसगढ़ में रेल लाइन की जो है, रेल सुविधा जो है जी, क्षेत्र में है। और दूसरी बात यह है कि रायपुर जो राजधानी है, यहाँ से नजदीक में जो 30 किलोमीटर दूर जो है भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई जो शहर में आता है, तो वहाँ से अधिकांश जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है वो रायपुर में रहते हैं और अप डाउन करते हैं। इसके अलावा जो है आसपास के औद्योगिक क्षेत्र जो है बिलासपुर और तिलतरा, तिल्दा और ये भाटापारा एरिया जो है, तो लोग यहाँ से अप डाउन करते हैं। फिर जो भिलाई के पास जो है मार्शलिंग यार्ड है रेलवे का, एक बहुत बड़ा सरोदा,
वहाँ का भी स्टाफ जो है अप डाउन करता है। तो ये सब जब जनरल जो है बोगी के जनरल कैटेगरी के यात्री है, इनको आरक्षित सीटों से कोई मतलब नहीं होता और इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि सुबह जब वो ड्यूटी के समय आते हैं और प्लेटफॉर्म पर जब लंबी कतारों में लगना पड़ता है, 10-10 मिनट 15-15 मिनट जब भीड़ होती है, तो उस समय ऐसे यात्रियों को जो लगभग 4 से 5 हजार जो है जो रोजाना सफर करते हैं रेल का, उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। इससे जो है जो 5 जो है जो मोबाइल यूपीएस मशीनें जो है रेलवे ने मंगवाई है। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से आपने बताया कि 5 यूटीएस मशीनें जो है वो मंगवाई गई है, ये कितनी देर में टिकटिंग कर देगा, कितना समय बचेगा लोगों का इससे? लगता था वो लाइन लगना पड़ता था जो बुकिंग काउंटर पे, वो तो नहीं लगना पड़ेगा। और 5 जो है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर जो है वो इसको लेकर प्लेटफॉर्म के बाहर, प्लेटफॉर्म के अंदर ये सुविधा नहीं है, प्लेटफॉर्म के बाहर ही आपको ये टिकट मिलेगी, ये देते रहेंगे और इसको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे जो अपना मैनुअल जो बिल निकलते हैं या जो अपन जो बाकी चीजों की रिसीट निकलती है, जो अपन वोट डालते हैं जो रिसीट निकलती है, उसी तरह इससे फटाफट निकल जाएगी। 1 मिनट से 3 मिनट का है, लेकिन 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो ये राहत की खबर है। दूसरी बात ये है कि रायपुर में जो है जो अधिकांश लोग जो है जो सामान्य वर्ग के रेल की ही सुविधा पसंद करते हैं, बसों से उनका जो है आने जाना नहीं होता। और अपडाउन करने वालों के लिए जो है रोजक की जो बिल्कुल अनिल जी, क्या ये सुविधा सिर्फ लोकल ट्रेनों के लिए है या लॉन्ग डिस्टेंस के रूट के लिए भी ये सुविधा दी जा रही है? नहीं, ये सभी रूट के लिए है, लेकिन आरक्षित जो है बोगियां, आरक्षित सीटों के लिए ये सुविधा दी है। अनारक्षित वर्ग के ही लिए ये टिकट है। अनारक्षित वर्ग में आपको जो है, चाहे आपको मुंबई हावड़ा के बीच का भी रायपुर बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, नागपुर से भी इसी तक जुड़ता है, तो नागपुर और इधर यहाँ छतरपुर वगैरह सब सारे इलाकों में जुड़ता है। तो उनके लिए भी ये सुविधा बहुत सामान्य वर्ग के यात्रियों के लिए ये काफी फायदेमंद जो है सुविधा होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल पुष्कर, आपने जिस तरीके से बताया कि अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड सीट के लिए ये टिकटिंग किया जा रहा है, लोकल या लॉन्ग डिस्टेंस रूट के लिए भी ये सुविधाएं दी जा रही है, जिससे यात्रियों को बड़ी सुविधा जो है वो मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल पुष्कर इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो रेलवे ने 5 यूटीएस मशीनें जो है इसके लिए मंगवा ली है। यात्रियों को बड़ी सुविधा मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लंबी कतारें जो है वो लगती हैं, ऐसे में यात्रियों को लंबे समय तक वेट करना होता है। मेरा नाम गौरव है। ये आज नया शुभारंभ हुआ है। टीटी लोग डायरेक्ट रेलवे स्टेशन में चलते फिरते ही हमको टिकट काट के दे रहे हैं, तो ये काफ़ी सुविधा हो गई है, अपने को लाइन नहीं लगना पड़ रहा है। तो थैंक यू इसके लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, नक्सलियों ने सिलगेर इलाके में शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की बेरहमी से हत्या कर दी है, जो शिक्षा दूत के रूप में कार्यरत था और ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहा था। वहीं नक्सलियों ने लक्ष्मण बारसे पर पुलिस के लिए मुखबरी करने का आरोप लगाया था। इसी संदेह में उन्होंने उसे निशाना बनाकर हत्या कर दी। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के मुताबिक ये घटना बीते रात को अंजाम दी गई है। वहीं शिक्षा दूतों की भूमिका आदिवासी और दूरस्थ इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहती है। लक्ष्मण बारसे जैसा युवा ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ सामाजिक विकास की दिशा में भी कार्यरत थे। ऐसे में उनकी हत्या न केवल मानवता के खिलाफ है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सीधा हमला माना जा रहा है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीणों में भय व्याप्त हो चुका है। प्रशासन और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। यदि ये पुष्टि होती है कि हत्या नक्सलियों द्वारा की गई है, तो ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। तो आपको बता दें, शिक्षा दूत की ये बेरहमी से हत्या कर दी गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। यहां 30 सक्रिय माओवादियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।
आत्मसमर्पण करने वालों में एक नक्सली दंपति भी शामिल है, जिन पर लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। इन सभी माओवादियों पर कुल मिलाकर 81 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में कई लोग कई वर्षों से संगठन से जुड़े थे और विभिन्न हिंसक वारदातों में शामिल रहे। इन माओवादियों ने सरकार की पुनर्वास नीति और मुख्य धारा में लौटने की अपील को स्वीकार करते हुए आत्मसमर्पण का रास्ता चुना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये आत्मसमर्पण स्थानीय लोगों के सहयोग और लगातार की जा रही रणनीतिक कार्रवाई का परिणाम है। आपको बता दें, आत्मसमर्पण कार्यक्रम के दौरान इन माओवादियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। अब बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के बच्चों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं। जिले के विभिन्न स्कूलों से आए छोटे छोटे खिलाड़ी पहली बार विदेश जाकर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर देश और जिले का नाम रोशन किया है। ये बच्चे इंडो नेपाल सब जूनियर मिनी रिबाउंडर बाल चैंपियनशिप 2025 में सम्मिलित हुए, जो 19 से 21 अगस्त तक नेपाल के पोखरा में आयोजित हुई थी। इन 3 दिवसीय टूर्नामेंट में भारतीय टीम का मुकाबला नेपाल और श्रीलंका के अतिथि टीम से हुआ था। प्रतियोगिता से लौटने पर जब ये खिलाड़ी अपने शहर भाटापार पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जयकारों के साथ नगरवासियों, परिजनों और शिक्षकों ने खिलाड़ियों को के साथ ही कोच ने भी भव्य सम्मान किया। कोच दिलीप कुमार ने इसे सफलता का श्रेय बच्चों की मेहनत, माता पिता के सहयोग और DWPS स्कूल प्रबंधन को दिया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भविष्य में और भी ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार जिले के सिबगमा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आपको बता दें, बाहरी कबाड़ी गिरोह स्थानीय चोरों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला रामा स्टील सौर ऊर्जा प्लांट से जुड़ा है, जहां बीती रात करीब 3 बजे के आसपास बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने प्लांट की बाउंड्री वॉल के भीतर घुसकर लगभग 19 मीटर डीसी केबल वायर और लोहे के अन्य महंगे उपकरणों की चोरी की। इस चोरी से न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि पूरी लाइट प्लांट व्यवस्था ही ठप हो गई, जिससे उत्पादन पर भी असर पड़ा। चोरी की गई केबल की कीमत जो है वो लगभग 50,000 आंकी जा रही है। घटना की ये रिपोर्ट सिमगा थाने में दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी एक कबाड़ी है, जो स्थानीय चोरों के साथ मिलकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह में और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जिला प्रशासन, पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की घटनाएं और हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन जो है अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायगढ़ की पावन भूमि पर बुधवार को 40वें चक्रधर समारोह का भव्य शुभारंभ हुआ। ये 10 दिवसीय आयोजन न केवल संस्कृति, साहित्य और कला का अद्भुत संगम है, बल्कि हमारी गौरवशाली विरासत को संजोने का एक महान प्रयास भी है। समारोह का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने किया है। इस अवसर पर उन्होंने भगवान गणपति की पूजा अर्चना कर और संगीत सम्राट महाराजा चक्रधर सिंह को नमन कर कार्यक्रम का विधिवत आरंभ किया। राज्यपाल डेका ने अपने संबोधन में कहा कि चक्रधर समारोह हमें अतीत की स्वर्ण स्मृतियों से जोड़ता है और ये हमारी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को
सहेजने का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह ने जिस स्वप्न के साथ कला और संस्कृति को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने की परिकल्पना की थी, ये समारोह उस स्वप्न की साकार अभिव्यक्ति भी है। राज्यपाल ने रायगढ़ की धरती को भारतीय शास्त्रीय कला और संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि रायगढ़ घराने की छवि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। महाराजा चक्रधर सिंह ने कथक को एक नई पहचान दी और अपनी रचनाएं नर्तन, सर्वस्वम, ताल तोय, निधि और राग रत्न मंजूषा के माध्यम से संगीत और नृत्य को एक नई दिशा दी। राज्यपाल ने आगे ये भी बताया कि आधुनिकता की दौड़ में जब लोग संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे आयोजनों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। ये कार्यक्रम हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं और हमारी संवेदनाओं को जागृत करते हैं, जीवन को सुसंस्कृत बनाते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि रायगढ़ का नाम सुनते ही संगीत की मिठास, नृत्य की लय और कला के रंग जीवंत हो उठते हैं। राज्यपाल डेका ने रायगढ़ वासियों को इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये समारोह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक जीवंत प्रतीक है, जिसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने अब सख्त रुख अपना लिया है। पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी और फर्जी वोटरों की मौजूदगी पर संदेह जताते हुए बड़ा अभियान शुरू करने का निर्णय ले लिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी पीसीसी ने इस संबंध में सभी जिला अध्यक्षों को पत्र जारी किया है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि हर एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची का परीक्षण कर उसमें फर्जी नामों की पहचान की जाए। कांग्रेस नेताओं को 4 बिंदुओं में विस्तृत जानकारी तैयार कर पीसीसी को सौंपनी होगी। कांग्रेस का दावा है कि 2023 के चुनाव में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटरों के जरिए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसी के मद्देनजर पार्टी अब प्रदेश व्यापी अभियान चलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट की गहराई से जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी इस विषय को लेकर पहले से आंदोलन कर रही है और अब ठोस तथ्यों के साथ चुनाव आयोग और जनता के सामने इसे उजागर किया जाएगा। कांग्रेस की रणनीति है कि मतदाता सूची में अनियमितताओं को उजागर कर भविष्य में पारदर्शी चुनाव की राह प्रशस्त किया जाए। इस पूरे अभियान को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी आंच विपक्षी दलों तक भी पहुंच सकती है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कदम उठाया गया है और फर्जी वोटरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से सख्त है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में सोशल मीडिया पर चाकू और धारदार हथियारों की फोटो अपलोड करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चाकू और अन्य हथियारों की तस्वीरें डालकर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इस मामले में कुल 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के पास से 8 नग चाकू जब्त किए गए हैं। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि ये आरोपी बलौदाबाजार जिले में पहले भी 7 अलग अलग आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपनी छवि को अपराधियों की तरह प्रस्तुत करना और इलाके में भय का माहौल बनाना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्राइम ब्रांच की टीम ने साइबर सेल की तकनीकी सहायता से सभी आरोपियों को ट्रेस कर आज गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी 15 आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं, जिनकी डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आरोपियों ने जो चाकू सोशल मीडिया पर दिखाए थे वो कहां से और कैसे मंगाए गए थे। प्रारंभिक जांच में ये भी बात सामने आई है कि कई हथियार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किए गए थे, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। बलौदाबाजार पुलिस द्वारा इस मामले में पूरी सख्ती के साथ एंड टू एंड कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराई जा सके।
अब बात करते हैं अगली खबर की। रायगढ़ भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज रायगढ़ पहुंचे हैं, जहां वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह में शामिल हुए। उनके रायगढ़ आगमन पर ओपी जिंदल एयरपोर्ट पर भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। इस विशेष मौके पर उनके साथ भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग मंत्री राजेश अग्रवाल, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, स्थानीय जनप्रतिनिधि और अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। चक्रधर समारोह में केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति से आयोजन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें, कार्यक्रम के माध्यम से रायगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया में प्रचारित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब बात करते हैं अगली खबर की। बलरामपुर जिले में कलेक्टर के निर्देश पर अवैध रूप से खाद्य के परिवहन और बिक्री प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कृषि विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकारी दरों से अधिक कीमत पर खाद बेचे जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने वाड्रनगर क्षेत्र की कई दुकानों की जांच की। वहीं जांच के दौरान कई दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी किया गया। उन्हें 3 दिनों के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जाने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं प्रशासन की सख्त कार्रवाई से जिले के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को समय पर और उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी या जमाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह भी बताया कि आगे भी औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। किसानों को सलाह दी गई है कि वो खाद सिर्फ अधिकृत केंद्रों से ही खरीदें और अधिक कीमतें मांगे जाने की स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। तो आपको बता दें, कई दुकानों की जांच जो है वो अधिकारियों द्वारा की गई है। व्यापारियों में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। तो बलरामपुर का ये पूरा मामला है, जहां अधिकारियों ने कई दुकानों की जांच की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अधिकृत दुकानों से ही खाद लें और अगर पैसे ज्यादा मांगे जाते हैं या कीमत ज्यादा मांगी जाती है तो ऐसे स्थिति में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं। अवैध खाद बिक्री पर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और इसी के दौरान वो जांच पड़ताल के लिए कई दुकानों पर पहुंची थी। अब इस जांच पड़ताल की वजह से व्यापारियों में जो है वो हड़कंप मच गया है। कई दुकानों की जांच की गई है अधिकारियों द्वारा। खाद्य डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण को लेकर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि कई लोगों को ये खाद समय पर नहीं मिल रहा था। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।